कि एक नौकरी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आरआरबी एनटीपीसी का मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। ज़रूरी नहीं कि हर एंडिंग हैप्पी ही हो। 2019 से मैं बहुत कुछ सीख पाया और तब मैंने डिसाइड किया कि अब ऑडियंस के साथ मैं साझा करूंगा ताकि वो ऑडियंस भी सीख पाएंगे, एक्सपर्ट स्टडी के सब्सक्राइबर भी सीख पाएंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस हिसाब से मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरुआत की और मैं शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करता हूँ। मेरे द्वारा बताए गए किसी एक चीज़ से अगर किसी एक कैंडिडेट का भी भला हो पाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। लेकिन एक्सपर्ट स्टडी के ऑडियंस शेयर ही नहीं करते वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो तो आज के इस वीडियो को केयरफुली देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के कंप्लीट जर्नी को आप सबके साथ साझा करूंगा, जिनसे आप बहुत ही कुछ सीख पाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म अप्लाई किया था। उस टाइम पे मैं एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ यानी कि इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ करता था, मल्टीपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। मेरे लिए कोई आरआरबी एनटीपीसी एक अलग से एग्जामिनेशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ामों की मैं प्रिपरेशन करता था। तो चलो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आया है ये सोच के मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैंने 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 91.28 समथिंग करके आए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कोई पूछता है कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप किसी से बोलोगे कि मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं तो वो बंदा मजाक भी उड़ा सकता है या बोलेगा कि सारा तुक्का ही लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि सीबीटी 1 में ठीक ठाक स्कोर आ गया था, जिसके कारण मैं चारों लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6 के लिए क्वालिफाई था। और लेवल 4 का नहीं, क्योंकि मैंने जहां से अप्लाई किया हुआ था वहां पे लेवल 4 की एक भी वैकेंसी नहीं थी। इसलिए आप देखे होंगे मेरे स्कोर कार्ड में वहां पे NA लिखा होगा, नॉट एप्लीकेबल। अपने मन में मैंने यही सोचा कि इस बार 4 CBT 2 देने का मौका मिलेगा और 4 में से तो एक में कम से कम अच्छा परफॉर्म करना है और फाइनली सेलेक्ट हो जाना है। इस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन भी करी और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, मैं उतना नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं एसएससी, सीजीएल का, आईबीपीएस का, इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था। हालांकि मल्टीपल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से, मल्टीटास्किंग होने की वजह से मैं अलग अलग एग्ज़ामों पे फोकस करता था, जिसके कारण मैं आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, उतना कर पाया था जितने से सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से मैंने अपने मेंस की प्रिपरेशन करी, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करी और सीबीटी 2 में मेरे जो स्कोर कार्ड है, आप सबसे जो बेहतरीन स्कोर कार्ड है मैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ। मेरे 4 स्कोर कार्ड रहे थे, एक में मेरे 72 मार्क्स आए थे, एक में 79, एक में 80 और सबसे ज़्यादा 86.33 मार्क्स आए थे। और ये मार्क्स सफिशिएंट थे किसी भी बोर्ड में एक सिलेक्शन लेने के लिए। उसके बाद जब मेरा सीबीटी 2 का रिजल्ट आया और 86.33 मार्क्स के साथ मैं टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ, तो उस टाइम पे मन में ऐसा आया कि सिर्फ टाइप ही करना है और मन लगा के कुछ दिन तक टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और एक टाइपिंग वाली पोस्ट सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है कि किसी को डेस्क जॉब चाहिए होता है, किसी को रनिंग ड्यूटी अच्छा लगता है, तो हर किसी का अपना पोस्ट प्रेफरेंस होता है। लेकिन उस टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया, घर पे बहुत अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस करी।
इस टाइपिंग एग्ज़ाम के पहले मैं 2 बार ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल में टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो चुका था। लेकिन इसके बाद मैंने इतना अच्छे से टाइपिंग सीखा कि अगले साल जब मैं एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग के लिए गया था तो टाइपिंग 0.33% के एरर के साथ मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो ओवरऑल मेरा टाइपिंग काफ़ी अच्छा हो चुका था और बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं था तो टाइपिंग की प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही मेरा CBT 2 का रिज़ल्ट आया मैंने टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मतलब कि एक दिन में 4-5 स्लॉट अलग अलग, जैसे कि अलग अलग स्लॉट में मैं टाइपिंग की प्रिपरेशन करता था। घर पे ही लैपटॉप में कीबोर्ड लगा करके घर पे ही प्रैक्टिस करता था। आपको पता होगा कि रेलवे और एसएससी के टाइपिंग में डिफरेंस होता है। एसएससी में अगर आपसे कोई एरर हो गया तो उसको आप करेक्ट कर पाओगे बैक स्पेस की प्रेस करके, लेकिन रेलवे के टाइप में ऐसा नहीं होता है। आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। जो टाइप हो गया वो हो गया, उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे, आपको आगे टाइप करना होता है। और जब आप पैसेज कंप्लीट कर लोगे तो उसको रीटाइप भी करना होता है। इस हिसाब से मैंने अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करी और मेरा टाइपिंग काफ़ी अच्छा हो गया था। घर पे 45 to 50 के स्पीड आ रहे थे विद एक्यूरेसी। और ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं टाइपिंग में अच्छा नहीं कर पाऊँगा। जब मैं टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए गया मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट वालों का जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ तो उन लोगों का रीटाइपिंग का कुछ इशू आ गया, जिसके कारण हम लोगों का एग्ज़ाम में काफ़ी डिले हो गया। जैसे कि हम लोगों का एग्ज़ाम 11 बजे से था तो काफ़ी टाइम 1 बजे 1:30 बजे के बाद हम लोग का एग्ज़ाम शुरू हो पाया। और कोई भी पूछता है कि टाइपिंग में क्या हुआ, अगर आप किसी को कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेगा। वो समझेगा कि ये कैंडिडेट सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है, बहाने बना रहा है, इसको टाइपिंग आता नहीं होगा। ये सब कहने और सुनने वाली बातें हैं। जैसे कि ये एस्पिरेंट ने बोल दिया कि टाइपिंग में अच्छा नहीं कर पाया, इसको टाइपिंग खुद नहीं आता होगा। ये तरह तरह के लोग ऐसा बात अपने मन में सोच लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए। उस एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैंने एसएससी सीजीएल का मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया। वहाँ पे मैंने 0.99% के साथ मैंने क्वालिफाई कर लिया था। यानी कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का जब टाइपिंग टेस्ट दिया था उस दिन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि एक कैंडिडेट का सब कुछ परफेक्ट है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर ही लेगा। एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वीडियो में बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या मायने रखता है एक एग्ज़ाम को फाइनली सेलेक्ट होने में, एक नौकरी ले पाने में। क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी एग्ज़ाम में CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, उसके बाद टाइपिंग साइको देना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी कि हर राउंड में आपको अच्छा करना है और हर राउंड में स्मूथली जिसने क्वालिफाई कर लिया उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो मेरा आरआरबी एनटीपीसी 2019 का टाइपिंग डिस्क्वालिफिकेशन के साथ सफ़र ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे मुझे पूरा ऐसा लग गया था कि मेरा इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। लक भी मैटर करता है या फिर मैं उस एग्ज़ाम के लिए अनुकूल नहीं रहा। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं जिस आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जामिनेशन की टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ उसमें मुझे एक जॉब लग जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। यानी कि एक नौकरी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आरआरबी एनटीपीसी का मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। ज़रूरी नहीं कि हर एंडिंग हैप्पी ही हो। 2019 से मैं बहुत कुछ सीख पाया और तब मैंने डिसाइड किया कि अब ऑडियंस के साथ मैं साझा करूंगा ताकि वो ऑडियंस भी सीख पाएंगे, एक्सपर्ट स्टडी के सब्सक्राइबर भी सीख पाएंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस हिसाब से मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरुआत की और मैं शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करता हूँ। मेरे द्वारा बताए गए किसी एक चीज़ से अगर किसी एक कैंडिडेट का भी भला हो पाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। लेकिन एक्सपर्ट स्टडी के ऑडियंस शेयर ही नहीं करते वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना।